हेलो एवरीवन, दिस इज राय सरखोड़िया एंड आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर सेकंड की इलेक्ट्रोस्टैटिक का। जिस तरह से हमने पहला अपना लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, तो आज इसी तरह से हम अपना सेकंड लेक्चर को कंप्लीट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के। तो पहले हमने किया था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और जाना था कि चार्ज कहाँ से आता है, क्या क्या चार्जेस की हिस्ट्री है हमारी, और एम्बार क्या था और उसको इलेक्ट्रिका क्यों बोला गया, इस चीज के बारे में हमने जाना था। तो आज हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो लगाएंगे हेडिंग मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग फर्स्ट आता है इसमें फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड आता है इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, थर्ड आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन। जैसे कि आप जानते हैं कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारा, उसको हम पहले ही फर्स्ट लेक्चर में डन कर चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और कंडक्शन के बारे में। जो फर्स्ट हमारा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी था, वो हमारा वर्क फंक्शन के साथ करना बहुत जरूरी था। वहां पर वो काफी हद तक रिलेट करता है, इस वजह से हमने उसको पहले ही लेक्चर में कंप्लीट कर दिया। तो आज हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग के जो दो बाकी मेथड्स हमारे बचते हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर जो आपने अभी तक हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, तो प्लीज हमारे चैनल पर जाकर के वहां से 0.1 जो लेक्चर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वहां से आप इसको देख सकते हैं। वहां पर आपको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी लास्ट में जाएंगे बिल्कुल, और मेथड्स ऑफ चार्जिंग का फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी आपको वहां पर मिल जाएगा, और वहां से उसको देख लेंगे। अगर जो आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पूरा भी देख सकते हैं। वहां पर हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है टॉपिक के बारे में, कहां से चार्ज आया, आखिर पॉजिटिव चार्ज कौन से होते हैं, नेगेटिव चार्ज कौन से होते हैं, किसने दिया, पूरी सभी जो की बातें हुई हैं हमारी हिस्ट्री के अंदर, कहां से चार्ज आया और क्या क्या चीजें हुई वहां पर। तो वही सब चीजों को एक्सप्लेन किया है, वर्क फंक्शन हमारा क्या होता है। तो आज बात करेंगे सिंपली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन और इंडक्शन के बारे में। जैसे कि फर्स्ट हेडिंग हम डाल चुके हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग के अंदर, तो इसमें पढ़ेंगे हम फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता क्या है हमारा? ए फिनोमिना इन विच metallic uncharged body get charge when a charged body placed near it. A phenomena in which metallic uncharged body get charged when a charged body placed near it. यानी कि कहने का मतलब है एक चार्ज बॉडी को उसके पास में लेकर के आएंगे और पास में रख देंगे किसी अनचार्ज बॉडी के। कैसे देखते हैं? एक हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज। इसमें हमारे दो केसेस बनते हैं। फर्स्ट केसेस है हमारा ये पॉजिटिव चार्ज रोड है एक हमारे पास, ये हमारे पास एक बॉडी है, ये हमारे पास एक बॉडी है। अब हमें क्या करना है, इस पॉजिटिव चार्ज रोड को इसके पास में ले जाना है, लेकर के आ गए इसके पास, आ गई इसके पास में। जैसे ही हम इसके पास में इसको लेकर के आएंगे, इतनी बातें सभी लोग जानते हैं। एवरी बॉडी इज मेड बाय एटम एंड एटम हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। एटम हैव अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। यानी कि किसी अनचार्ज बॉडी पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उस पर
नेगेटिव चार्ज होगा, ओवरऑल बॉडी न्यूट्रल होगी। ऐसा इमेजिन कर लें कि जितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है इतने ही प्रोटॉन है। अब यहाँ पर जनरली बना दिए हैं, देख लें इसमें। बस इतनी बात ध्यान रखेंगे, कोई भी न्यूट्रल बॉडी के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखेंगे जैसे कि हम इसको इसके पास लेकर के आए, अभी तक ये बॉडी अनचार्ज थी, लेकिन इसके ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज था उतना ही पॉजिटिव चार्ज था। अब भाई जैसे कि हम इसको इसके पास लेकर के आएंगे तो एक बात हमने पढ़ी थी कि अपोजिट चार्ज जो होते हैं हमारे वो अट्रैक्ट कर जाते हैं एक दूसरे को, और लाइक चार्ज रिपेल कर जाते हैं, यानी कि सेम नेचर के चार्ज रिपेल कर जाते हैं और अपोजिट नेचर के चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या करेगा, इसका जितना भी पॉजिटिव रोड को पास लेकर के आए, नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सभी चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा पास मिलाने पर, और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है यानी कि सेम नेचर का चार्ज उसको रिपेल करेगा। यानी कि कहने का मतलब है ये जो बॉडी है हमारी, इधर से इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, इधर इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, सेपरेट हो गया, नेगेटिव वाला इधर खिंचा, पॉजिटिव वाला इधर पहुंच गया, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको अर्थिंग प्रोवाइड करा देंगे। क्यों कराते हैं अर्थिंग प्रोवाइड? अर्थिंग इज अ सेफ्टी डिवाइस विच कैन प्रिवेंट अस फ्रॉम अ इलेक्ट्रिक शॉक। यानी कि अर्थिंग एक ऐसी डिवाइस है, यानी कि जैसे कि हम आपने देखा होगा जो लाइट के खंभे होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम एक वायर लेते हैं उसको जमीन में दाब देते हैं। जो पुराने हमारे जो पत्थर वाले जो खंभे होया करते थे, अब तो नहीं होता ऐसे, तो उसमें एक वायर को जमीन में दाब के रखते हैं, वही क्या होता है, अर्थिंग होता है। यानी कि अर्थिंग इज अ सेफ्टी प्रोसेस, एक सेफ्टी प्रोसेस होता है किसके लिए, जो कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। तो इसमें हमने अर्थिंग को क्यों यूज किया? आप जानते हैं अर्थ के पास बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज भी है, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज भी होता है। यानी कि अर्थ की जो कोर है हमारी वो आयंस में होती है, तो उसके पास बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। ये आप लोग जानते होंगे, बेसिकली नहीं जानते तो थर्ड यूनिट में आप लोग पढ़ने वाले हो, थर्ड यूनिट के अंदर आ जाएगा कि हमारी अर्थ में आखिर होता क्या क्या चीजें हैं। लेकिन ये बेसिक सी बातें हैं। जो हमारी अर्थ की कोर है वो मेल्टिंग फॉर्म में होती है, और उसमें बहुत ही सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, बहुत ही सारा नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कि जब हम किसी बॉडी को अर्थिंग प्रोवाइड कराते हैं, किसी बॉडी को अर्थिंग प्रोवाइड कराएंगे तो वो अपना पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो उसको अट्रैक्ट कर लेगा और अपने अंदर खींच लेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर इसको अर्थिंग प्रोवाइड कराया, अर्थिंग दिया इसको, अब ये क्या करेगा, इसके पूरे पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं बचेगा, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं बचेगा। अब हम इसको ये नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं। अब हमने रोड को अलग कर दिया इससे, इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये होता है। सेकंड केस कराएंगे, इसमें भी कराएंगे, नोट कर ले इसको, नोट कर ले इसको, दिखाई पड़ रहा है, नोट करेंगे इसको, ऐसे कर लेंगे, ऐसे बना लेंगे, दोबारा से बना लेते हैं तेजी से एक बार देखेंगे। इसको पॉजिटिव चार्ज रोड करके लेकर के आएगा, इसके पास में लेकर के आ जाए, ये आयनाइज हो जाएगा, ये माइनस माइनस माइनस, ए प्लस 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 हो गया। ये ए डायग्राम, इसका भी बना लो। अब पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपनी जगह पर रही, पॉजिटिव चार्ज रोड अपनी जगह पर रही। अब इसने क्या किया, नेगेटिव अट्रैक्ट करा हुआ है, ये यहां पर इसको अर्थिंग प्रोवाइड करा दी, ऐसे बनाओ अच्छा सा, ऐसे बन गया, ये हो गया बी डायग्राम इसका। अब सी डायग्राम यहां पर बना लो। इस जो रोड थी हमारी, इसको सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया, या इसको ऐसा कर लेंगे, हटा दिया। जब इसको अर्थिंग प्रोवाइड कराया गया तो इसका पूरा चार्ज इसमें रह गया और इस बॉडी पर रह गया नेगेटिव चार्ज। तो बॉडी कैसी हो गई, अनचार्ज बॉडी पर चार्ज आ गया।
अनचार्ज बॉडी पर भी क्या आ गया, चार्ज आ गया। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। समझ में आया? नोट करेंगे इसको, आगे देखेंगे सेकंड केस जो बनता है इसके देखेंगे, ऊपर से समझेंगे। इसको मिटा दें, सेकंड केस केस सेकंड में क्या होने वाला है भाई, ये रोड यहां पर आई इसके पास में, जैसे कि पहले आ रही थी ये अनचार्ज बॉडी। अब जैसे इसके पास में लेकर के आएंगे, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। ये डायग्राम है, करते चल रहे हैं साथ, जैसे कि करना है। अब क्या करेंगे, जैसे कि इसके पास इस रोड को लेकर का ये आयनाइज हो गया, अब ये आयनाइज हो गया, अब करेंगे हम सीधा इस रोड को यहीं रहने देंगे, इसके पास में ही रहने दिया इसको, और इधर नेगेटिव चार्ज। अब दूसरी अनचार्ज बॉडी इसके पास में लेकर के आए। जब दूसरी अनचार्ज बॉडी इसके पास में लेकर के आए तो इधर तो भाई पॉजिटिव चार्ज था, हमने अर्थिंग थोड़ी पूरा ऐड करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे कि पॉजिटिव रोड ने इसके नेगेटिव को खींचा, इधर ने इसको खींच लिया, इधर आ गया इसके पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आती है? ये भी डायग्राम सी देखो, सी में पूरा क्लियर हो जाएगा आखिर हो क्या रहा है बेसिकली। देखिए ये रोड यहीं पर रही, हमने इसको इससे टच करा दिया, कैसे बन रहा है ये देखेंगे। लो अरे मान लो ज़ूम कर लेते हैं, इस बॉडी को दोनों को आपस में टच करा दिया। अब जब ये टच करेंगे तो इधर पॉजिटिव चार्ज था हमारा, और ये क्या करेगा, नेगेटिव वाला। दोनों ही बॉडी का शेप और साइज सेम है। अगर जो शेप और साइज सेम नहीं होगा, इस केसेस में शेप और साइज सेम नहीं होगा, तो वो डिपेंड करेगा, जितनी बड़ी बॉडी उतना ज्यादा उस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, उस हिसाब से वो चार्ज रखेगा अपने ऊपर। लेकिन जब हम लेते हैं 12th क्लास के अंदर या जनरली हम क्वेश्चंस भी लेते हैं, तो उसमें ही हम यही लेते हैं कि दोनों बॉडीज कैसी हैं, सेम नेचर की हैं, सेम साइज की हैं, सेम मटेरियल है। यानी कि सब चीजें अगर जो सेम हो तो सब चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी अच्छे से। तो इधर नेगेटिव था, इधर पॉजिटिव था, इसके ये पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज, ये न्यूट्रलाइज, इस तरह से सभी चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। ये सी डायग्राम हो गया। अब क्या करेंगे, सभी इन दोनों को सेपरेट कर देंगे अलग अलग। तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये हो गया डी डायग्राम। नोट कर, तो इसको क्या कर दिया हमने, कंडक्ट कर दिया। इस पर भी चार्ज आ गया, इस पर भी चार्ज आ गया। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्ट कर दिया इसको। इंडक्शन का मतलब होता है किसी दूसरी बॉडी को पास में लेकर के आए, उससे वो इंड्यूस हो जाए, इंड्यूस्ड, इसी को बोलते हैं इंडक्शन। यानी कि किसी जब बॉडी को, चार्ज बॉडी को किसी बॉडी के दूसरी बॉडी के पास में लाया जाता है, जैसे कि देख लो ये एक बॉडी थी, इसको इसके पास में लेकर के आए, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, इसको इसके पास में लेकर के आ रहे हैं, तो भाई ये क्या होगा, आयनाइज होगा। इधर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव को खींच लेगा, इधर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जब दूसरी बॉडी ला करके यहाँ पर टच कराएंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट, और उस पर क्या रह जाएगा, इधर वाली बॉडी पर जो नेक्स्ट आई उस पर रह जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस पर पॉजिटिव चार्ज। उल्टा होगा, इस पर रह जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि भाई पॉजिटिव लाए तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा इधर पॉजिटिव। अब इधर पॉजिटिव है, दूसरी बॉडी लेकर के आओगे तो इसका नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, इसके नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, आपस में कट कर देंगे, एक दूसरे को कट कर देंगे। तो उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज रहा, इस पर नेगेटिव चार्ज रहा, और रोड हमारी पहले से पॉजिटिव चार्ज थी, इस पर नेगेटिव आया, इस पर पॉजिटिव आया, इस तरीके से। तो क्या कर दिया हमने, इंड्यूस्ड कर दिया, इसको इंड्यूस्ड कर दिया। आगे देखिए
नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। पहले इसके ऊपर है क्वेश्चन पढ़ते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट डालेंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन लिखेंगे, when 5 metallic spheres are in contact, जब 5 मेटेलिक स्पेयर को कांटेक्ट में रखते हैं तो क्या होता है। देखिए ये मैंने एक स्पेयर ए ले लिया, अभी हम दूसरे स्पेयर को उसके पास में लेकर आए, दोनों ही अनचार्ज है, दोनों ही अनचार्ज है। इसके पास में लेकर के आए तो इस भाई एवरी बॉडी इज मेड बाय एटम्स एंड एटम्स हैव डिफरेंट नंबर, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। भाई दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव होगा, ठीक बात है। इसी तरह से इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज इसमें उतना ही नेगेटिव चार्ज इसमें, जितना पॉजिटिव चार्ज इसमें उतना नेगेटिव चार्ज भी होगा इसके अंदर। इतनी बात समझ में आती है। अब आगे देखेंगे, अब क्या करना है। जब इन दोनों को पास में लेकर आए, ये थी पास में लाने से पहले वाली कंडीशन, जब तक ये दोनों सेपरेटेड थी दोनों। ऐसे मान लो ये यहां रखी है, ये यहां पर रखी है, इस तरह की से। लेकिन जब इसको पास में लेकर के आ गए तो ये ऐसे नहीं करेगा क्या, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर जाएंगे और उसको रिपेल हो जाएगा। देखो मैंने मान लिया इधर पॉजिटिव आ गया, दो केसेस बनेंगे इसके अंदर, इधर नेगेटिव, ये किसको अट्रैक्ट करेगा, इधर नेगेटिव को, इधर ये पॉजिटिव। हमने माना इसके पॉजिटिव ने इसके नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, इधर नेगेटिव आ गया सारा चार्ज खींच करके, इधर पॉजिटिव रह गया और ये नेगेटिव इसको रिपेल करेगा तो इधर पहुंच गया। ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, जो चार्ज यहां पर था ये पूरा चार्ज को पॉजिटिव वाले को इधर की साइड शिफ्ट कर देगा और नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। इसी तरह से नेगेटिव वाले ने जब ये अट्रैक्ट होकर के आया, इसके सारे नेगेटिव चार्ज को रिपेल मारा, रिपेल करने के बाद ये सारा चार्ज इधर की साइड आ गया, इधर आ गया। बात समझ में आती है। अब हमने क्या करा, दोनों बॉडी को टच करा दिया, कांटेक्ट में आ गई दोनों बॉडी, लो कांटेक्ट में आ गई। जब दोनों बॉडी कांटेक्ट में आई तो ये क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज, ये खत्म हो गया चार्ज। ये केसेस याद रखेंगे जब होगा, जब दोनों बॉडीज का मटेरियल और दोनों बॉडीज में शेप, साइज एंड मटेरियल इक्वल। अगर जो डिफरेंट है तो उसके लिए कंडीशंस अलग बनती हैं, उसमें डिपेंड करता है, उसमें डिपेंड करेगा कि भाई किसी बॉडी पर जो कि बड़ी वाली है उसके अंदर कितना चार्ज है, कितना पॉजिटिव चार्ज है, कितना नेगेटिव चार्ज है। ये बात क्लियर है कि जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि कितना उसको पॉजिटिव। लेकिन अगर जो दोनों सिमिलर है तो दोनों में यही कंडीशन होने वाली है। इधर को कैंसिल करेगा, इसको कैंसिल करेगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, इधर कुछ नहीं बचा, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। फिर तीसरा बॉडी को लेकर का है इसके पास, तीसरा बॉडी को लेकर का है तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव चार्ज को खींच लेगा, इधर पॉजिटिव आ गया, दोनों को फिर कांटेक्ट में लिए गए। जब कांटेक्ट में आएंगे, भाई 5 मेटेलिक बॉडी को कांटेक्ट में रखना है हमें, तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव खत्म, ये पॉजिटिव खत्म, ये पॉजिटिव है इधर की साइड, फिर एक और आ गया चार्ज, इसको टच कराया। अब सीधा कर लेते हैं, टच कराया तो ये इसको खत्म कर देगा, ये नेगेटिव वाले को इसको खत्म कर देगा, इधर पॉजिटिव था, इधर बचा फिर से पॉजिटिव। कितने लाने हैं, 1 2 3 4 होगा, ये लो 5 में लिया। ये पॉजिटिव इसका नेगेटिव खींचेगा और खत्म करेगा तो इधर आ गया पॉजिटिव। ध्यान से देखें जैसे कि ये हुआ था, भाई ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव को खींचेगा, नेगेटिव इधर आया, नेगेटिव इधर आया, अब ये कैंसिल आउट करेगा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, और इधर चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज।
यानी कि क्वेश्चन पूछता है व्हेन 5 मेटेलिक बॉडी आर इन कांटेक्ट, या 5 मेटेलिक स्पेयर्स आर इन कांटेक्ट, जब दोनों को कांटेक्ट में रखते हैं तो क्या होता है, क्या होता है। अब देखो इस पर बॉडी पर कैसे चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव, ये बी बॉडी, ये सी बॉडी, ये डी बॉडी, ये ई बॉडी, ठीक बात। अब इस बॉडी पर कितना चार्ज, इस बॉडी पर कितना चार्ज, इस पर है 0 चार्ज, इस पर भी 0, इस पर भी 0, और इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जब क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए 5 मेटेलिक बॉडी आर इन कांटेक्ट, अब भाई 5 रख लो, 6 रख लो, 7 रख लो, 8 रख लो या 10 रख लो, कंडीशन यही बननी है हर बार, कंडीशन यही बननी है। क्या बनेगी, अब बीच का चार्ज 0 हो जाएगा, फर्स्ट वाले बचेगा और लास्ट वाले का चार्ज बचेगा, बात की बातें खत्म हो गई। कितना ही रख लो वो न्यूट्रलाइज करता चला जाएगा, कितनी बड़ी चैन बढ़ा लो आगे, कितनी बड़ी चैन बना लो आगे, 10 रख लो, 20 रख लो, फर्स्ट और लास्ट पर चार्ज बचेगा और किस पे नहीं, और वो भी कैसा चार्ज बचेगा, अपोजिट, एक पर नेगेटिव तो दूसरी पर पॉजिटिव, एक पर नेगेटिव तो दूसरी पर पॉजिटिव। दूसरा केस इसके अंदर ये बनता है, अब की बार नेगेटिव इधर रखा था, अब की बार भाई इसका सभी बॉडी न्यूट्रल है, जब इसको इसके पास में लेकर के आए, अब की बार बोल दिया हमने, इस बार बोल दिया, इधर पॉजिटिव वाले ने इसको नेगेटिव को खींच लिया, पॉजिटिव वाले ने नेगेटिव को खींचा तो पॉजिटिव इधर आ गया, इसका इस बॉडी का पॉजिटिव इधर आ गया, नेगेटिव वाले ने इसके पॉजिटिव तो इसका नेगेटिव इधर चला गया। कॉन्टैक्ट में आएंगे, चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, ये खत्म, ये खत्म, इस पर नेगेटिव बचा, फिर एक बॉडी कॉन्टैक्ट में आई, ये खत्म, ये नेगेटिव था, इधर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव आ गया। क्यों, क्योंकि इस बॉडी का पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव वाले पास में लेकर आएंगे। अब पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करा, फिर न्यूट्रलाइज कर देगा, खत्म बात, फिर नेगेटिव रहेगा। फिर दूसरी बॉडी आई, फिर आ गई एक बॉडी, ये इसके पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और माइनस को रिपेल करेगा, इधर आ गया। फिर ये अट्रैक्ट होंगे, कैंसिल आउट होंगे, टच करेंगे जब, लो कैंसिल आउट। इस तरह से कितनी बॉडीज को लगा दो, सब में ऐसी होगी, 10 लगा लो, 20 लगा लो, 3 लगा लो, बीच वाली पर चार्ज कुछ नहीं बचेगा और फर्स्ट और लास्ट पर अपोजिट चार्ज बचेगा। लो इस पर आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज। देख लो दोनों कंडीशन, दोनों सेम कंडीशन है, बिल्कुल सेम है, सेम है। इधर पॉजिटिव इधर आया, इससे थोड़ी ना फर्क पड़ना है, इससे थोड़ी ना फर्क पड़ना है। इधर पॉजिटिव इधर आया, इधर नेगेटिव था, अब इधर पॉजिटिव आ रहा है, इधर नेगेटिव आ रहा है। वो कंडीशंस लेने से है, आप स्टार्टिंग में जो चार्ज ले रहे हो, आप जो स्टार्टिंग में चार्ज ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं। अब जब बॉडी को आयनाइज करा, दो बॉडी कॉन्टेक्ट में लेकर के आए, दोनों न्यूट्रल, अब दोनों के पास चार्ज है, दोनों के पास चार्ज है, एक के पास पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों के पास चार्ज है अपना अपना। जब दोनों के पास चार्ज है, जितना पॉजिटिव इसमें उतना ही नेगेटिव है इसमें, इसमें भी जितना पॉजिटिव है, जितना पॉजिटिव है उतना ही इसके अंदर नेगेटिव भी है। अब दोनों के अंदर अपना अपना इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है, दोनों को पास में लेकर के आए, पास में लेकर के आए। अब वो डिपेंड करता है, कि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को खींचता है, इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को खींचेगा और न्यूट्रलाइज करेगा, या इसका पॉजिटिव खींचेगा। वो डिपेंड करता है इस कंडीशन के ऊपर, इस कंडीशन के ऊपर कि ये जब दो बॉडी को शुरुआत में लेकर के आए, तो किस पर डिपेंड करेगा कि इस पर भाई जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, इस पर भी जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। डिपेंड करता है कि इसके पॉजिटिव को दिखा दो, या तो कि इसके पॉजिटिव ने इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, ठीक है। कैसे कि सब चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव इधर आ गया खींच करके, किसके वजह से, इसके नेगेटिव की वजह से, इसके पास नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होने लगे, इधर इसका नेगेटिव चार्ज पहुंच गया, इधर इसका पॉजिटिव चार्ज पहुंच गया। या फिर कह दो इसके नेगेटिव ने इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर दिया, इधर पॉजिटिव आ गया, इधर नेगेटिव आ गया, इधर पॉजिटिव। तो दो कंडीशन बन गई ना, दो कंडीशन बन गई। या तो ये वाला इसका पॉजिटिव नेगेटिव इसका पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, या इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। दो बातें बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक
इंडक्शन। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लेंगे इसको, रोक करके वीडियो को अच्छे से नोट करेंगे। जिन बच्चों को पीडीएफ नोट चाहिए वो सीधा हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करें और उनको पीडीएफ नोट्स इस लेक्चर के पूरी यूनिट के इलेक्ट्रोस्टैटिक के मिल जाए। बता दें, खत्म बात। नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन। A phenomena in which metallic uncharged body get charged when a charged body touch with uncharged body. A phenomena in which metallic uncharged body gets charged when a charged body touch with uncharged body. यानी कि एक ऐसा फिनोमिना जब हम किसी अनचार्ज बॉडी को या कह दो किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी से टकराते हैं, जब उसको टकराएंगे तो उस पर क्या आ जाता है, अनचार्ज बॉडी पर चार्ज आ जाता है। उसमें क्या होता था, इंडक्शन में पास में लेकर के आते थे और उस पर चार्ज आ जाता है, या तो उसको अर्थिंग करा देते थे या दूसरी बॉडी से कंडक्ट करा देते थे पीछे से ला। उसमें दो केसेस बनते थे, जैसे कि हमने उस पर क्वेश्चन भी किया। पहले उसमें पास में लेकर के आए उसको आराम से, पहले इंडक्शन हुआ और फिर उसमें कंडक्शन हुआ था। कैसे हुआ था कंडक्शन, देखो एक अनचार्ज बॉडी ये चार्ज बॉडी है, इसके ऊपर 100 माइक्रोकूलम का चार्ज है। अभी तक ये एक दूसरे से दूर है, अभी तक ये दोनों बच्चे एक दूसरे से दूर हैं, कोई प्यार नहीं इनके बीच में, दूर है। अब हमने क्या किया, इन दोनों बॉडीज को टच कराया, आपस में टच कराया। अब इस पर 100 कूलम चार्ज, इस पर अनचार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं। अब जब दोनों को टच कराया तो कंडक्शन क्या कहता है, कंडक्शन कहता है हमारा चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों ही बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस तरीके से, इस पर 100 कूलम चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं था, तो यानी कि 50 इस पर और 50 इस पर, इस तरीके से। और दोनों को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे फिर सेम डिस्टेंस से। तो इस पर कितना आया 50 कूलम, इस पर की 50 कूलम। चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखेंगे क्वेश्चन, देखेंगे इसके ऊपर, अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे, बेहतरीन सा देखेंगे आप इसके ऊपर, नोट कर लेंगे, इसको पूरे को उतार लेंगे जितना कराना। बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। थ्री metallic body A, B and C। 3 metallic body A, B and C। A के पास चार्ज है हमारा, A के पास चार्ज है 20 कूलम, B के पास चार्ज है 5 कूलम, C के पास चार्ज है कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज। अब क्वेश्चन कहता है ये C बॉडी, C touches with A and then C को हमने A के साथ टच किया और फिर B के साथ टच किया और फिर B के साथ टच किया। अब देखो C को A के साथ टच करेंगे तो कंडक्शन में क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस पर कितना रह गया, सॉल्यूशन देखेंगे।
फर्स्ट लिखेंगे ए सी टच विद ए, सी को ए के साथ टच किया। जब सी को ए के साथ टच किया तो इस पर आ गया 10 कूलम चार्ज, ये ए बॉडी, ये बी, ये सी बॉडी, लो ये बी देखा लो, इस पर रहा 5 कूलम चार्ज बी पर, इस पर कोई चेंज नहीं। अब सी पर जो चार्ज आ गया वो कितना आ गया 10 कूलम, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों पर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों ही बॉडीज पर। बात समझ में आती? अब क्वेश्चन कहता है कि हमने सी को किसके साथ टच किया, बी के साथ और टच किया। ए के साथ टच कराने के बाद किसके साथ टच करा दिया, बी को साथ टच करा दिया। अब लो सी टच विद बी के साथ टच करा दिया, इसको इसके साथ। लो ए पर कितना चार्ज रहा, 10 कूलम चार्ज रहा ए के ऊपर, बी के ऊपर जब दोनों को टच कराएंगे चार्ज क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसका 5 कूलम चार्ज, इसका 10 कूलम चार्ज, यहां से क्लियर होगा। इस पर 5 कूलम चार्ज, इसके ऊपर 10 कूलम चार्ज, टोटल चार्ज कितना 15 कूलम हो गया। टोटल चार्ज देखा जाएगा 15 कूलम, अगर जो माइनस के 5 कूलम होता है तो टोटल चार्ज कितना होता, 5 कूलम होता क्या नहीं होता। अब यहाँ पर देखेंगे ये 5 कूलम प्लस के ये भी 10 कूलम, तो दोनों कितना होगा 15 कूलम होगा, 15 कूलम होगा। तो 15 का आधा इस पर जाएगा 7.5 कूलम। ये सी बॉडी, ये बी बॉडी थी, ये सी बॉडी, इस पर भी कितना आ गया 7.5। ये क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। नोट करें, छाप लेंगे इसको, नोट करेंगे इसको, आगे देखते हैं। आया कंडक्शन समझ में, आ गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इंक डाल लेते हैं थोड़ी। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फर्स्ट, चार्ज is additive because it follows scalar sum. Charge is additive because it follows scalar sum. अब इसका क्या मतलब है? चार्ज कैसा होता है, हमेशा एडिटिव होता है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके वजह से वो स्केलर सम फॉलो करता है। यानी कि कहने का मतलब है वो ऑर्डिनरी लॉज फॉलो नहीं करता, जैसे कि हमारी मैथमेटिक्स में होता है 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 - के 5 कितना है -3। ये क्या है, ऑर्डिनरी लॉज है। और वेक्टर लॉज क्या होते हैं हमारे, कि कोई भी बॉडी जो होगी हमारी, वो कैसे करेगी, वेक्टरली ऐड होगी। अब कोई वेक्टर ऐसे जा रहा है, वो डायरेक्शन देखती है, ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर गया। अब इसका रिजल्टेंट वेक्टर देखा जाता है भाई, रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला वेक्टर होता है आर वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा क्या नहीं होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर। लेकिन यहां पर ओवरऑल सम किसका दिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट का। दोनों के बीच में सबसे छोटा जो रिजल्टेंट है, जब दो वेक्टर एक्ट करते हैं तो उसका रिजल्टेंट देखा जाता है। लेकिन स्केलर क्वांटिटीज में क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड
इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन नहीं देखी जाती, लेकिन वेक्टर कहते हैं एक वेक्टर इधर गया एक वेक्टर इधर गया तो दोनों कैंसिल आउट, दोनों कैंसिल आउट। ये 15, ये भी 15, या कह दो ये 15 हो गया, ये 10 हो गया, तो ओवरऑल कितना आया 5 आया। क्यों? अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ये इधर को जा रहा है ये इधर को जा रहा है, 10 वाला अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन वेक्टर, लेकिन स्केलर क्वांटिटी क्या बोलती है हमारी? स्केलर क्वांटिटी होती है 15 प्लस के 10, कोई डायरेक्शन मत देखो, सीधा ऐड कर दो, कितना होगा 25, ये होता है हमारे स्केलर सम। यानी कि चार्जेस, एडिटिव चार्ज क्या होती है हमारी? स्केलर क्वांटिटी होती है, बिकॉज इट फॉलो स्केलर सम। वो स्केलर सम को फॉलो करती है, वेक्टर सम को फॉलो नहीं करती, यानी कि डायरेक्टली ऐड होगा। जैसे कि हमारे ऑर्डिनरी लॉज के अकॉर्डिंग, मैथमेटिकल लॉज के अकॉर्डिंग हम ऐड करते हैं तो चार्ज एडिटिव होगा। कैसे देखेंगे? एक बॉडी है हमारे पास, एक बॉडी है हमारे पास, इसके अंदर बहुत सारा चार्ज है, Q1 Q2 Q3 और ये मान लो Qn, बहुत सारा चार्ज है, बहुत सारा चार्ज। अब क्वेश्चन कहता है फाइंड द एडिटिविटी ऑफ चार्ज, नेट चार्ज निकालो बॉडी के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज कितना होगा? तो सिंपल ही निकालेंगे, Q नेट इक्वल टू, सभी को ऐड कर दो, Q1 प्लस के Q2 प्लस के Q3 डैट डैट डैश Qn, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। नोट करेंगे, इसको छाप लेंगे, देखते हैं आगे, नोट करेंगे इसको। हो गया, देखिए सेकंड लिखेंगे इसके अंदर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। 10th में पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या सब क्या होता है? कंजर्वेशन, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि कहने का मतलब है ना ही तो हम चार्ज को बना सकते ना ही मिटा सकते, ना ही बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देखते हैं इसको। चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one body to another, one body to, यानी कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी कि हम कहने का मतलब है किसी भी बॉडी का चार्ज ना ही तो खुद से बना सकते हैं और ना ही खत्म कर सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम? दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remain conserved. The electric charge of an isolated system remain conserved. इसी का मतलब क्या है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी कि कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का जहां पर स्पेस मान लो, जहां पर ना हवा हो, यानी कि कोई रुकावट ना, किसी भी तरह की कोई रुकावट ना, तो वही होता है आइसोलेटेड सिस्टम। यानी कि एक तरह से तन्हाई में रहने वाला सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो कि तन्हाई में रहता हो, उसी को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, जहां पर कुछ भी ना हो।
ऐसे मान लो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, लेट अस कंसिडर एग्जाम्पल। ये क्या है, जैसे कि हम पहले भी ले चुके हैं, ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है। ये कॉम्ब है, ये हमारे हेयर है। इन दोनों को हमने आइसोलेट कर दिया एक सिस्टम के अंदर, इन दोनों को आइसोलेट कर दिया। तो बिफोर रबिंग क्या होने वाला है, बिफोर रबिंग अभी तक इनको रब नहीं किया, पहले दिया था एग्जांपल फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में लिया था हमने। तो रब करने से पहले क्या केस होगा, हमने माना जो बॉडी ए थी इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 20 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने थे, 25 प्रोटॉन ले लेते, 25 प्रोटॉन बिफोर रबिंग। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 25 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 25 प्रोटॉन। ठीक बात है। इस पर चार्ज 0, इस पर चार्ज 0। अभी तक इस पर कोई चार्ज नहीं, इस पर चार्ज, इस पर चार्ज। ठीक है, अब इस पर देखेंगे, इस पर हमने माना आफ्टर रबिंग। अब एक बात बताई थी आपको, जब दो बॉडी को रब करते हैं, जब दो बॉडी को रब किया जाता है, इसको रब किया, इसको रब किया, दोनों को रब किया, हीट प्रोड्यूस हुई। अब हीट प्रोड्यूस हुई, इस हीट को कौन एब्जॉर्ब करेंगे, दोनों एटम एब्जॉर्ब करेंगे। अब जैसे ही दोनों एटम एब्जॉर्ब करेंगे तो एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू कर देगा। कौन सा लूज करेगा, जिसका वर्क फंक्शन लो होता है, फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं। हमने मान लिया इसका वर्क फंक्शन लो है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को एमिट करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि इसने एमिट करे अपने 2 इलेक्ट्रॉन। लेट अस कंसीडर, हमने मान लिया इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो इसके पास आफ्टर रबिंग कितने इलेक्ट्रॉन रह गए भाई, 18 इलेक्ट्रॉन रह गए। यहाँ पर 20 थे, अब ये रह गए 18। 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। वो किस पर जाता है, हायर वर्क फंक्शन बॉडी पर जाते हैं, जिसका वर्क फंक्शन हाई होता है, या क्या, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल हाई होता है। तो इस पर गए, तो यहाँ पर पहले कितने थे 25, अब कितने हो गए 27 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम एनी बॉडी। प्रोटॉन को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा हैवी होता है और ये न्यूक्लियस में लाइज कर देता है। पहले इस पर बॉडी पर कोई चार्ज नहीं था दोनों पर, अब इस पर कितना चार्ज आ रहा है, इस पर +2 कूलम और इस पर आ गया -2 कूलम चार्ज, -2 कूलम। तो चार्ज यहां से पता लगता है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। देखो पहले इस पर कुछ नहीं था, अब जैसे दोनों को रब किया तो एक ने इलेक्ट्रॉन लूज करने स्टार्ट करे, दूसरे ने गेन करने स्टार्ट कर दिए। पहले इन पर कोई चार्ज नहीं था, अब क्या आ गया, इस पर फर्स्ट वाली बॉडी पर रबिंग के बाद +2 चार्ज आ गया और इस पर -2 चार्ज आ गया। तो इसका मतलब क्या है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हम किसी भी बॉडी का चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, ना ही हम बना सकते चार्ज को। बात समझ में आती है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंपोर्टेंट डालेंगे, इस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, बाई चांस आ जाएगा। देखेंगे आगे थर्ड प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अकॉर्डिंग टू R.A. मिलिकन्स, अकॉर्डिंग टू R.A. मिलिकन्स। ये R.A. मिलिकन्स सर वही है क्या जो 11th क्लास में होते थे, मिलिकन्स ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, वही लगते तो वही है, बिल्कुल वही है। तो R.A. मिलिकन्स ने बताया चार्ज जो होता है किसी बॉडी के ऊपर, वो कैसा होता है, मल्टीपल इंट्रीगल होता है। यानी कि कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू R.A. मिलिकन्स,
चार्ज प्रोड्यूस ऑन अ बॉडी, लिख रहे हैं, लिख ले, अकॉर्डिंग टू आर एम मिलिकन्स, charge produced on a body is not constant, but it produce in the form of multiple integral of small electronic charge, charge produced on a body is not constant, but it will be multiple integral of small electronic charge, but it will be multiple integral of small electronic charge, या कह सकते हैं it produce in the form of multiple integral small electronic charge। कहने का मतलब है चार्ज प्रोड्यूस ऑन अ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट, लेकिन भाई अकॉर्डिंग टू माइक्रोस्कोपिक लेवल अगर जो देखा जाए छोटे छोटे पॉइंट पर जो चार्ज प्रोड्यूस होता है किसी बॉडी के ऊपर वो तो भाई कांस्टेंट होता है। ये कह रहा है नहीं कांस्टेंट नहीं होता, नॉट कांस्टेंट। तो यही क्या था इसका, नॉट कांस्टेंट, यही क्या था इसका लिमिटेशन। क्यों? अकॉर्डिंग टू माइक्रोस्कोपिक लेवल द चार्ज प्रोड्यूस ऑन अ बॉडी इज कांस्टेंट, बट इसने बोला चार्ज प्रोड्यूस ऑन अ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। यही क्या बन गया इसका लिमिटेशन बन गया। आगे करेंगे लिमिटेशन ऑफ क्वांटाइजेशन चार्ज। इसने आगे क्या कहा, बट इट प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, इसने एक फॉर्मूला दिया Q इक्वल टू n तो n क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर को। E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, माइनस के इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आया समझ। तो देखते हैं क्या है हमारा मल्टीपल इंटीग्रल का मतलब। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, n क्या है हमारा, ये हो गया, इधर को चल रही है माइनस के 2 माइनस के 1, ये 0 आ गया। यही होते हैं इंटीजर्स, यही होते हैं। यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के जो भी नंबर होते हैं एक्सेप्ट फ्रैक्शनल फॉर्म, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, इंटीजर्स बोलते हैं। ऐसा नहीं होगा भाई 1/2, 3/2 या -1/2 और माइनस के 3/2 -4/2, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो चार्ज किसी बॉडी पर प्रोड्यूस होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है जब किसी बॉडी पर, तो वो कैसा होता है, एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज, चार चार्ज, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। या फिर कह दो इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं, इसमें से इजेक्ट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, 3 इलेक्ट्रॉन निकाला। क्या किसी बॉडी के अंदर से हाफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? हाफ इलेक्ट्रॉन कहने लग जाओ सर मैं तो इस बॉडी को इतनी एनर्जी दूंगा, बस थोड़ी सी दूंगा, थोड़ी सी, और इसमें से मैं आधा इलेक्ट्रॉन निकाल करके दिखाऊंगा E/2, या कह दो 1/3/2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके दिखाऊंगा।
तो इन्होंने यही बताया जो चार्ज जो किसी बॉडी के अंदर से जब कोई इजेक्ट करता है, यानी कि ट्रांसफर होता है चार्ज जब कभी, या कह दो किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, मल्टीपल इंटीग्रल होता है स्मॉली का, मल्टीपल इंटीग्रल होता है स्मॉली का। यानी कि कहने का मतलब है जब किसी बॉडी में से चार्ज इजेक्ट करता है या किसी बॉडी पर चार्ज होता है तो वो कभी भी 3/2 इस फॉर्म में नहीं होगा, यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं दिखेगा। किसी बॉडी के अंदर से भाई 1/2 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना निकाल सकते हो, 3/2 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना निकाल सकते हो, या तो एक निकालोगे या दो निकालोगे, तीन निकालोगे, फिक्स अमाउंट में निकालोगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, दो निकाल लो या तीन निकाल लो। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि भाई हाफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 3/2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा। इन्होंने सिंपली बस इतना ही बताया, आगे देखेंगे। यानी कि किसी भी बॉडी में से अगर जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना है तो वो मल्टीपल इंटीग्रल होना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब है या तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, दो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, तीन इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, कभी भी हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। आगे देखें, क्वेश्चन लेंगे इसके ऊपर एक, कैन अ चार्ज ऑफ 1.6 into 10 की पावर माइनस के 19 कूलम प्रोड्यूस्ड ऑन अ बॉडी। कैन अ चार्ज ऑफ 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम प्रोड्यूस ऑन अ बॉडी। क्या हम किसी बॉडी के ऊपर इतना चार्ज दे सकते हैं? दे सकते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। अभी क्या पढ़ा कि इक्वल टू प्लस माइनस एन। अगर जो हम इतना चार्ज किसी बॉडी को दे सकते हैं तो एन की वैल्यू कोई इंटीजर आनी चाहिए। किसी बॉडी को चार्ज दे रहे हैं, निकाल रहे हैं, कहने का मतलब जो है किसी बॉडी को चार्ज दे रहे हैं तो भाई इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे, दो इलेक्ट्रॉन देंगे, तीन इलेक्ट्रॉन देंगे, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर जो एन की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई तो इसका मतलब क्या है, हम इतना चार्ज कभी दे ही नहीं पाएंगे उसको, तो आंसर क्या होगा, नो। लेकिन अगर जो इंटीजर आता है कोई 1 2 -1 -2 या कितनी भी वैल्यू आती है फ्रैक्शन में नहीं हुई तो इतना चार्ज हम दे सकते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है, यस हो जाएगा आंसर। देखते हैं, चेक करते हैं। Q इक्वल टू दिया हुआ है 1.6 into 10 की पावर माइनस के 19, ये रहा Q की वैल्यू। N हमें फाइंड करना है, E की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 into 10 की पावर माइनस के 19 कूलम जानते हैं। कूलम से कूलम कैंसिल हुआ, इससे कैंसिल हुआ, कितना आ गया, n इक्वल टू 1 आ गया। सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल लिया है, वो एग्जाम में ये नहीं देगा, वो चार्ज की वैल्यू चेंज करके देगा, तो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये तो तरीका है कि किस तरीके से आता है क्वेश्चन, किस तरीके से आता है। तो n की वैल्यू क्या आ गया, इंटीजर, तो आंसर आएगा यस, बिकॉज n इज अ इंटीजर। n क्या है, एक इंटीजर। अगर जो n फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाता, कोई इंटीजर नहीं होता, तो क्या बोलते हैं, नो, बिकॉज n इज नॉट अ इंटीजर। n कोई इंटीजर नहीं है, इस वजह से हम किसी भी बॉडी को इतना चार्ज नहीं दे सकते। जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन है वो हमें यही बताती है कि हम किसी भी बॉडी को मल्टीपल इंटीग्रल में, यानी कि वो किसी इंटीजर का मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, तो हम चार्ज दे सकते हैं, वरना हम चार्ज नहीं दे सकते। यही बात को बताता है आर्यन विलिकल्स इन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन। तो लिमिटेशंस क्या होंगी, लिमिटेशंस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो नींद भी आ रही है, काफी रात हो रही। लिमिटेशंस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट जो अभी बताया, एट माइक्रोस्कोपिक लेवल चार्ज यूज्ड ऑन अ बॉडी इज कांस्टेंट। लेकिन इसने क्या बोला था, चार्ज प्रोड्यूस ऑन अ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट नहीं होगा, बदलता रहेगा, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी 8। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल जो बोलती है हमारी, ये बोलती है जब चार्ज प्रोड्यूस होगा किसी बॉडी पर,
वो कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होता रहेगा। अगर कोई रब करोगे तो चेंज होएगा, या कोई फ्रिक्शन मिल रही होगी जब तो चेंज हो पाएगा चार्ज, उससे पहले कैसे चेंज हो जाएगा। ऐसे थोड़ी ना कि धरा है चार्ज, धरे धरे चेंज हो रहा है, बदल रहा है, कभी ये हो गया 5 होगा, कभी 4 होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो चार्ज प्रोड्यूस ऑन अ बॉडी इज कांस्टेंट। सेकंड देखते हैं, थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखो according to this theory, electron and proton are elementary particles. Electron and protons are elementary particles, but they made by क्वार्क्स। अब की जो थ्योरी है वो कहती है ये क्वार्क से मिलकर के बने होते हैं। अब क्वार्क्स क्या होते हैं, क्वार्क्स क्या होते हैं? पहले हम जानते थे जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब जो थ्योरी, नई थ्योरी आ चुकी है वो बोलती है कि ये क्वार्क से मिलकर के बने होते हैं। अब क्वार्क क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन -1/2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो अभी हम पढ़ रहे थे, किसी भी बॉडी को हम मल्टीपल इंटीग्रल में चार्ज दे सकते हैं या इतना निकाल सकते हैं। लेकिन अब वो भी बात गलत हो गई, गलत साबित हो गई। क्यों? अब हम किसी बॉडी में से, अब हम बोलते हैं कि किसी बॉडी के अंदर से हम हाफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, 3/2 इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं। इन्हीं को बोलते हैं क्वार्क्स। जैसे कि इलेक्ट्रॉन नाम दिया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम को इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही प्रोटॉन को नाम दिया +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह से जब इनको हाफ कर देते हैं तो एक टर्म आती है, एक नया एलिमेंट्री पार्टिकल्स आता है, उसको बोलते हैं क्वार्क्स। जनरली हम उसको हाफ करते नहीं है, होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आधा पार्टिकल ऐसा होता है। ये अब मिल चुके, काफी टाइम हो चुका, बहुत टाइम हो चुका। अब आते हैं, इन्हीं को बोलते हैं क्वार्क्स। ये 6 टाइप्स के होते हैं। 3/2 इलेक्ट्रॉन भी मिलता है इसमें, 1/2 +1/2 इलेक्ट्रॉन भी मिलता है, बहुत सारे मिलते हैं। तो दे आर 6 टाइप्स। ये 6 टाइप्स के होते हैं, बॉटम टॉप इस तरह के चलते हैं अलग अलग। इन बातों में हमको नहीं जाना है, ये फालतू की बातें हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया हमारा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये लोग सभी जानते हैं, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट कर जाते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी हमारी, स्पीड हैज नो इफेक्ट ऑन अ चार्ज पार्टिकल। स्पीड हैज नो इफेक्ट ऑन चार्ज पार्टिकल, यानी कि किसी चार्ज पार्टिकल को स्पीड अगर जो हम दें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई मास के साथ भी ऐसा होता है कि जब उसको स्पीड दी जाती है तो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, तो मास के केसेस में होता है, उल्टा होता है। यानी कि जब हम किसी मास बॉडी को एक्सेलरेट करते हैं तो उसका मास इंक्रीज होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। अब बोलोगे सर नहीं, डिक्रीज होता है। तो 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, रिलेटिव मास फॉर्मूला m = m0 by √1 - kv²/c²। नहीं पढ़ा है तो देख लो। ये होता है रिलेटिव मास फॉर्मूला, यानी कि जब मास रिलेट करता है
जब उसको मोशन में ले जाते हैं, ये होता है रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, जो रेस्ट मास है बॉडी का, यानी कि 5 kg की बॉडी है, जब उसको एक्सेलरेट किया तो उसका मास इंक्रीज होने लग जाता है। ये इसका फॉर्मूला प्रूफ कराया जाता है। तो देखेंगे अभी तक ये रेस्ट में था, इसका मास इतना था m नॉट, एक्सेलरेट करने के बाद इसका मास इतना मिल रहा है इसको। देखो किस तरह इसकी मास कैसा हो जाएगा। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ये वेलोसिटी ऑफ बॉडी जिससे वो मूव कर रही है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अब देखो वेलोसिटी ऑफ बॉडी को हम इतना बढ़ा दें कि वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए, यानी कि m नॉट। तो मास देखेंगे मास कितना हो जाएगा, चेक करेंगे मास को। लो c स्क्वायर कर दिया हमने, इसको c कर दिया, वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से किसी बॉडी को रन कराने लगे। ये v क्या था, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ये वाली बॉडी जिससे रन कर रही है। तो मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम इसको वेलोसिटी की स्पीड से दौड़ाना शुरू कर देते हैं। लो c स्क्वायर बाय c स्क्वायर हुआ, ये इससे कट होगा, तो ये क्या होगा m नॉट बाय 1 माइनस के 1 होगा 1 माइनस 1, यानी कि इसको बोल देंगे m नॉट बाय 0। ये बन गया इंफिनिटी, किसकी वैल्यू आ गई, m की। m क्या होगा, इंफिनिटी होगा, यानी कि मास कितना होगा, इंफिनिटी टाइम्स बढ़ गया, इंफिनिटी टाइम्स बढ़ गया, यानी कि मास इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया, इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस तरह से देखो, जैसे कि अब बोलोगे सर नहीं अब भी डिक्रीज ही होगा, लेकिन फॉर्मूले ने क्लियर कर दिया बस। तो अब बताते हैं, एक हैमर लो, एक हैमर लिया, हथौड़ा लिया, अब उसको हिट कर रहे हैं एक पत्थर पर, आराम से हिट कर रहे हैं, तो पत्थर नहीं टूटा, जर्नली नहीं टूटेगा, ऐसे हिट कर रहे हैं उसको तेजी से। लेकिन जब उसकी वेलोसिटी को बढ़ाएंगे, आप तेजी से मारेंगे, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, 5 किलो का हथौड़ा ही 25 किलो के हथौड़े या फिर 50 किलो के हथौड़े की तरह बिहेव करने लगेगा और उस पत्थर को तोड़ देगा आसानी से। तो यानी कि एक्सेलरेट कराने पर क्या होने लगा, उसका मास इंक्रीज करने लगा। कैसे, जब हमने उसको तेजी से हिट किया, एक्सेलरेट किया, तो उसने क्या करा, एक बड़े पत्थर को भी तोड़ दिया। और जब आराम से उसका एक्सेलरेशन आराम से तोड़ रहे थे तो नहीं तोड़ रहा। तो यानी कि जब एक्सेलरेशन देते हैं किसी बॉडी को तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है। जिस तरह से हम बुलेट ले लो, एक बंदूक से बुलेट निकलती है, अब बुलेट को हाथ से पकड़ के फेंक के मारने लग जाओ तो किसी इंसान को थोड़ी ना मार देगी, तो सीधी यहाँ लग करके नीचे गिर जाएगी। लेकिन जब वो बुलेट गन से निकलती है तो एक्सेलरेट होकर के निकलती है काफी हाई स्पीड से, जब वो एक्सेलरेट होती है तो वो क्या कर जाती है, वो मार देती है इंसान को। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कोई डाउट हो तो उसको बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर डाल करके, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। तो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, अब मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो के साथ।